हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर क्लासेस। ये हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है और हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि जो है ना हम टेंस को हम इंग्लिश की बैकबोन बोल सकते हैं। और टेंस टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम टेंस टॉपिक को कवर करते हैं तो हम टेंस के साथ साथ इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग, वर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस। इन सभी में जो है ना टेंस फॉर्मेशन का यूज होता है, इसलिए टेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा टेंस टॉपिक अच्छे से कवर है तो हम इन सभी टॉपिक्स को जो है ना अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर हमारा टेंस टॉपिक क्लियर नहीं है, हमें उसमें कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आने वाले टॉपिक्स में भी जो है ना हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें टेंस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है और आज क्लास में हम इसी को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ इसी पे मिलेगी। सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। टेंस यानी कि काल। टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? टेंस को हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, इसकी फॉर्मेशन को। एक्शन और टाइम, यानी कि जो कोई भी एक्शन हुआ है उसकी टाइमिंग क्या थी, यानी कि वो किस समय पर हुआ है, यानी कि उसका काल क्या है, वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर वो फ्यूचर में होगा। यानी कि जब भी हम एक्शन के टाइम को डिफाइन करते हैं तो वो हमारे टेंस को बताता है, यानी कि काल को बताता है। अभी टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इनके 3 टाइप होते हैं इसके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि पास्ट यानी कि भूतकाल जो कि बीत चुका है, प्रेजेंट जो फिलहाल वर्तमान में है, और फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल जो आगे होगा। टेंस शुरू करने से पहले हमारे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इट प्रेजेंट्स द मूड, वॉइस एंड फॉर्मिंग ऑफ टेंस। यानी कि ये जो है ना टेंस के मूड, वॉइस और उसकी फॉर्मिंग को प्रेजेंट करती है, यानी कि कैसा टेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का टेंस है, ये उसको डिफाइन करती है। हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हैज, इज, वॉज, डज, ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उसके बाद कौन सी होती है? हमारी हैव, आर, वर, डू, ये हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उसके बाद अनदर होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो है ना हमारे मॉडल भी शामिल होते हैं, जैसे कि डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। इसका क्या काम होता है? इट प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने कोई भी एक्शन किया है, ये हमें उसके बारे में बताता है, यानी कि जो मेन काम उसने किया है, दौड़ने का, भागने का, चलने का, फिरने का, लिखने का, उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं और ये उसी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, यहाँ पे रन्स क्या हो गया? दौड़ना, यानी कि दौड़ना जो है वो उसकी मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होगी? दौड़ना उसकी। इसमें जैसे कि ही गोज टू ग्राउंड, वो ग्राउंड जाता है, तो यहाँ पर गोज हो गया मुख्य क्रिया, यानी कि मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में हो गया जैसे कि लाइक्स, लाइक यानी कि किसी को पसंद करना, ईट्स, ईट्स, खाना। अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या ई एस का यूज होगा, प्लूरल के साथ इसका यूज नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ केसेस होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सब्जेक्टिव केस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस और फिर आता है पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? जिसमें हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, यू, वी और दे। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? जिस पर जो कोई भी एक्शन हुआ है उसका इफेक्ट पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे कि ही का हिम हो गया, शी का हर, इट का इट, यू का यू, वी का अस और दे का देम। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाने, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये उनका है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ही का हो जाता है हिज, शी का हर या फिर हर्स, इट का इट्स, यू का योर, योर्स, वी का आवर और अवर्स, दे का देयर, देयर्स। और पॉजेसिव केस के साथ हमेशा नाउन का यूज होता है। अगर नाउन का यूज नहीं करते हैं तो हम उस चीज की जो है ना पॉजेसिवनेस या फिर उसका अधिकार जो है हम शो नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ नाउन का होना बहुत जरूरी है। अब हम टेंस शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे प्रेजेंट टेंस। इसके 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो फिलहाल हमारी रूटीन लाइफ है या हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कोई डेली बेसिस पर हम कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ते है, ती है, यानी कि वो ये काम करता है, वह पढ़ता है, वह मंदिर जाता है। इसमें हमारी डेली रूटीन लाइफ का जिक्र होता है। इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद S या ES का यूज होता है। ये जो है ना सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि इनका यूज होगा या नहीं होगा। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि अगर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे ES का यूज होगा, प्लूरल के साथ इसका यूज नहीं होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन होंगे एरर बेस्ड, और मतलब ऐसे सिंपली पहचान इस तरह के नॉर्मल जो है सेंटेंसेस देके से टेंस देके से नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर एरर बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होंगे। तो हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है इनको कवर करेंगे और इसके यूज को देखेंगे, क्योंकि इनके यूज पता होगा तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना एग्जाम इनको कर पाएंगे एरर को। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगे ना, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब इसके यूज देखते हैं। टू शो द रूटीन लाइफ, यानी कि डेली रूटीन लाइफ को शो करने के लिए, यानी कि जो हमारी दिनचर्या है, हमारे दैनिक कार्य है, उनको शो करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 7 AM, यानी कि मैं जो है ना सुबह 7 बजे उठता हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन लाइफ है कि मैं 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, रनिंग करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पढ़ता हूँ। ये हमारी रूटीन लाइफ है। ही गोज टू स्कूल डेली, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है या प्रतिदिन कॉलेज जाता है। तो ये हमारी रूटीन लाइफ होगी। इसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ही सिंगुलर है तो यहाँ पर यस का यूज हो गया। आई के साथ हम ऐसे यस का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है टू शो द यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए, यानी कि जो अपने आप में एक है, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है या फिर चक्कर लगाती है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात हमें पता है, साइंटिफिक भी है ये कि हाँ ऐसा है। पर ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि कोई दूसरी पृथ्वी है फिर वैसे चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। द नेक्स्ट इज ह्यूमन आर मॉर्टल, यानी कि जो मनुष्य है वो नश्वर है, यानी कि एक न एक दिन उसका अंत होना है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अर्थ सिंगुलर है तो यहाँ पर ES का यूज होता है। वुमेन यहाँ पे जो है वो प्लूरल है तो यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा। द नेक्स्ट इज फॉर द न्यूज़पेपर हेडलाइन और फैक्ट, यानी कि न्यूज़पेपर की कोई भी मेन हेडलाइन है या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके लिए, और कोई भी फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है या फिर कैसा भी फैक्ट है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबलता है। ये बात हमें पता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया हमारा कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। बीज में हनी, यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो शहद बनाती, ये भी फैक्ट है, हमें पता है, उनका प्रोसेस होता है बनाने का। इंडिया विंस वर्ल्ड कप, यानी कि इंडिया ने जो है ना वर्ल्ड कप जीता। अभी जीता था, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। और कोई भी न्यूज़ होगी, जैसे कि हमने कोई स्कीम चालू करी या कुछ और चालू किया है, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही शो करेंगे। The next is for the fixed schedule of future which focuses on the information, यानी कि फ्यूचर के किसी ऐसे शेड्यूल के बारे में बताने के लिए जिसका जो मेन फोकस होता है ना वो इन्फॉर्मेशन को शो करना होता है, ना कि इस चीज को कि वो फ्यूचर में ऐसे होगा। उसका मेन काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शो करना। फॉर एग्जाम्पल, PM विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो PM है वो नेक्स्ट मंथ चाइना विजिट करता है, यानी कि फ्यूचर का शेड्यूल बता दे कि वो नेक्स्ट मंथ करेगा, लेकिन मेन फोकस किस पर है, इन्फॉर्मेशन है कि कौन आएगा, PM विजिट करेगा वहां पे। द फ्लाइट लैंड्स एट 6 AM टुमारो, यानी कि जो फ्लाइट है वो कल जो है 6 बजे लैंड करती है, यानी कि फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन बताइए है हमें कि उस दिन होगा, यानी कि फिक्स शेड्यूल है फ्यूचर का कि कल वो 6 बजे लैंड करती है वहां पे, और उसका मेन काम है इन्फॉर्मेशन को बताना, टाइम बता दे यहाँ पे कि वो 6 बजे ऐसा होगा। अब नेक्स्ट है हमारे रूट वर्ड्स, यानी कि हर जो है ना कोई भी टेंस होता है उसके अपने कुछ फिक्स रूट वर्ड्स होते हैं, जो अगर हमें हमारी जो टेंस में देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो टेंस वही है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूट वर्ड्स क्या हैं, ये इनको हम की पॉइंट्स में बोल सकते हैं, कीवर्ड्स बोल सकते हैं इनको, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, डेली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली और हार्डली।
अभी ये जो 4 होते हैं, ओवन, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, इनके साथ ना हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होती है। अगर इनके साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं तो जो है ना वो गलत हो जाता है, इनके सुपरफ्लूज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंस के साथ ही होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ही रेयरली कम हियर, वो यहाँ पर है ना बहुत रेयरली आते हैं, इनके बहुत कम आते हैं। हम जैसे जनरली भी बोलते हैं कि ये काम ना मेरी लाइफ में रेयरली हुआ है, या फिर मैं रेयरली वहाँ जाता हूँ, रेयरली इस काम को करता हूँ, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है टोटली। तो इसमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होगी, तो हम यहाँ पर नोट का यूज नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज आई हार्डली डू दिस वर्क, यानी कि मैं मुश्किल से काम को करता हूँ, यानी कि कभी कभार ही करता है, यानी कि इसमें भी नेगेटिव सेंस है। ऐसे ही है आई ऑफन राइट लेटर, यानी कि मैं कभी कभार पत्र लिखता हूँ, अक्सर लिखता हूँ। तो मतलब कि कम हमेशा ये नहीं है कि वो हमेशा ही लिखता है, श्योरिटी नहीं है इसमें इस चीज की। तो इन दोनों में जो ना इन सभी में नेगेटिव सेंस होती है, इनके साथ नोट का यूज नहीं होगा। द नेक्स्ट इज, अभी इसका जो है ना नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी हमारा नेगेटिव होगा तो उसके साथ डू या डज का यूज होता है, और जब भी डू या डज का यूज होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम में आते हैं कभी कभार ऐसे कॉमन एरर भी कि डू या डज दे दिया तो उसके साथ वो सेकंड फॉर्म दे दी, थर्ड फॉर्म दे दी, इस तरह से होता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, जैसे कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम डज नॉट रीड एनी बुक, यानी कि जो राम है वो कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता है। नेगेटिव सेंस बताना, नेगेटिव बनाना था कि राम कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पर जो है ना डज का यूज हो गया। नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट प्ले हॉकी, यानी कि वे जो है ना हॉकी नहीं खेलते। इसमें भी क्या बता दिया नेगेटिव सेंस है कि वो हॉकी नहीं खेलते हैं, नेगेटिव बनाना था हमें। दे यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर हो गया डू का यूज। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, डू या डज आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके एग्जाम्पल है डू वी गो टू द प्ले ग्राउंड, यानी कि हम प्ले ग्राउंड जाते हैं, जैसे कि पूछते हैं कि हाँ क्या हम जाते हैं वहां पर, जनरली क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क आएगा यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन मार्क। डज शी डू हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क किया, तो इस तरह से हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस चीज को शो करता है, ये हमें बताता है कि जो वर्तमान में काम चल रहा होता है, यानी कि वर्तमान में हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं उसको शो करने के लिए। जिसकी पहचान होगी रहा है, रही है, यानी कि वो ये काम कर रहा है, वह पढ़ रहा है, या फिर वो कुछ भी कर रहा है, गा रहा है, खा रहा है, तो उन सबको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस होगा तो इसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, उसके बाद हो जाए ऑब्जेक्ट। इसके यूजेस क्या क्या हैं, टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी जो काम की कंटिन्यूटी, यानी कि जो उसकी निरंतरता, यानी कि वो प्रोसेस है उस काम की और वो फिलहाल चल रहा है उसमें, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज राइटिंग ए नॉवल, यानी कि वो जो है एक नॉवल लिख रही है, यानी कि फिलहाल उसका काम चल रहा है, प्रोसेस में है, तो यहाँ पर जो है ना काम की कंटिन्यूटी बता दी कि वो लिख रही है। मोहन इज डूइंग हिज होमवर्क, मोहन जो है ना अपना घर कार्य कर रहा है, तो इसमें भी कंटिन्यूटी का हमें भी पूरा नहीं हुआ है और वो वर्तमान में कर रहा है इस काम को, तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके साथ आईएनजी। प्लूरल होगा तो वहां पे आर का यूज करेंगे, आई के साथ एन का। नेक्स्ट इज फॉर द टेम्परेरी एक्शन, यानी कि टेम्परेरी एक्शन के लिए, यानी कि जो मतलब थोड़े समय के लिए हुआ हो, परमानेंट ना हो, जैसे कि इसके साथ हम नाउ या करंटली का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंटली आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, यानी कि फिलहाल जो मैं है ना अपने ऑफिस के सामने खड़ा हुआ हूँ। अभी ये तो है नहीं कि वो हमेशा ही ऑफिस के सामने खड़ा रहेगा, जाए तो होगा ही वहां से हो, तो इसका मतलब ये टेम्परेरी एक्शन की वो कुछ समय के लिए खड़ा है, तो इसको शो करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। नाउ आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि अब जो मैं ना वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। अब ये तो है नहीं कि वो सारा दिन ही मॉर्निंग वॉक के नाम पर घूमता रहेगा, मॉर्निंग वॉक तो सिर्फ मॉर्निंग तक ही लिमिटेड है, तो टेम्परेरी एक्शन है तो यहाँ पर इसका यूज होगा। द नेक्स्ट इज फॉर द नियरेस्ट फ्यूचर, यानी कि निकट भविष्य को बताने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज कमिंग ऑन मंडे, यानी कि मेरा जो भाई है वो मंडे को आ रहा है। इसमें नियरेस्ट फ्यूचर बता दे कि कब आ रहा है, मंडे को आ रहा है वो। शी इज गोइंग टू स्टार्ट हर न्यू जॉब टुमारो, यानी कि वो जो है ना कल अपनी नई जॉब स्टार्ट करने जा रही है, यानी कि अपने नई जॉब पर जा रही है, वो कल जा रही है। नियर फ्यूचर बता दे यहाँ पे, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। द नेक्स्ट इज व्हेन द यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री शोज द चेंजेस। यहाँ पर सी डी का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। जब भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है और वो कोई चेंजेस को शो करते हैं, चाहे वो कैसा भी चेंज हो, तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द वेदर इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, यानी कि जो मौसम है वो बहुत ज्यादा गर्म और गर्म होता जा रहा है, यानी कि चेंज आ गया वेदर में, ठंडा था उससे और गर्म होता जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, यानी कि वो मोटा होता जा रहा है, दिन पर दिन और भी मोटा हो रहा है। अगर कोई इंसान मोटा हुआ है, पतला हुआ, तो उसकी बॉडी में चेंज तो दिखेंगी ना, तो जहां पर चेंजेस साफ साफ दिखते हैं तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है उसको शो करने के लिए। पहचान चुका है, चुकी है, चुकी है। इसका रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कोई किसी भी टेंस में परफेक्ट टेंस होगा ना, तो वहां पर हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करेंगे। इसके फिक्स रूट वर्ड होते हैं, जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, जस्ट नाउ, एवर, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ। ये इसके फिक्स रूट वर्ड्स होते हैं। अगर ये हमें टेंस में देखने को मिलते हैं किसी में भी, तो इसका मतलब होता है कि वो जो है ना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव जस्ट ईटन एन एप्पल, यानी कि मैंने जो है ना अभी अभी, मतलब मैं अभी अभी सेब खा चुका हूँ। जस्ट ईट एन एप्पल, यहाँ पर जस्ट आ गया, यानी कि खा चुका, वो उसका काम पूरा हो गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो गया हैव के साथ थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैज नॉट कम जस्ट नाउ, यानी कि ट्रेन जो है ना अभी अभी नहीं आ चुकी है, यानी कि ट्रेन वहां पर अभी पहुंची नहीं है, तो इसके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। यहाँ पर जस्ट नाउ आ गया। आई ऑलरेडी हैव डन दिस वर्क, यानी कि मैं जो है ना पहले इस काम को कर चुका हूँ, तो यहाँ पर भी और हैव आ गया, फिर डन और ऑलरेडी आ गया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज नॉट टेकन एनी मनी, यानी कि उसने जो है ना कोई भी पैसा नहीं लिया है, कोई भी पैसा नहीं ले चुका है वो। हम किसी का भी नेगेटिव जैसे कि इनका बना सकते हैं, आई हैव नॉट जस्ट ईटन एप्पल, यानी कि मैं जो कोई भी सेब नहीं खा चुका हूँ। जैसे या तो है ही नेगेटिव, द ट्रेन हैज नॉट कम जस्ट नाउ, यानी कि ट्रेन जो है अभी तक नहीं आ चुकी है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज या हैव आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इसका क्या बनेगा, हैज ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, यानी कि क्या वो है ना जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। हम किसी क्वेश्चन करते हैं, क्या जो है तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, तुमने होमवर्क जो है कंप्लीट कर लिया, इस तरह से हम पूछते हैं, तो इसका बनता है इंटेरोगेटिव। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि ये उस चीज को बताता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। ये इस चीज को शो करता है, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया, तो ये इस चीज को शो करता है। इसकी पहचान क्या होती है, से रहा है, से रहे हैं और से रही, यानी कि वो जो है ना उस समय से इस काम को कर रही है। इसमें से रहा है इस तरह का यूज होता है, इनके टाइम को शो करने के लिए कि पास्ट में ये काम शुरू हुआ था और ये अभी तक चल रहा है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V1 ING सिंस या फॉर, उसके बाद आता है टाइम। सिंस का यूज किसके लिए होता है, सर्टेन टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए इसका यूज होता है। जिसकी कोई भी स्पेसिफिक डे हो गया, कोई भी मंथ हो गया, ईयर होगा, इस तरह से। फॉर का यूज अनसर्टेन टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि कोई भी नॉर्मल डेज हो गया, कोई भी अनस्पेसिफिड जो मतलब ड्यूरेशन होगी जिसका कोई फिक्स नहीं है। जिसके स्पेसिफिक डे में तो हो जाता है फिक्स है, लेकिन जिसमें फिक्स ना हो ना वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, मोहन जो है ना यहाँ पर वो 10 सालों से काम कर रहा है, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था ये काम और अभी तक चल रहा है, उसको करते करते 10 साल हो गए हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ये चीज फिक्स नहीं बताई है कि कौन से 10 सालों से कर रहा है, इनकी 20s के 90s के कौन से 10 साल होते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। अगर वो यहाँ पर कंप्लीटली शो करता है कि मतलब कि 20s के 10 साल हुए, उसको 90s के हुए हैं, तो उसके साथ हम फिर वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज
दे हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2020, यानी कि वो जो है ना यहाँ पर 2020 से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर फिक्स टाइम है 2020, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। The next is I have been living in this house since 2005, यानी कि मैं जो है ना इस घर में 2005 से रह रहा हूँ। यहाँ पर भी फिक्स बताया है तो हम यहाँ पर since का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे नेगेटिव। इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट और उसके बाद हम बीन का यूज करते हैं। हैज और बीन के बीच में नोट का यूज होता है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, आगे जो ना सेम ही रहता है ये। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 days, यानी कि वो जो है ना यहाँ पर 10 साल से नहीं रह रहा है। सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज नॉट बीन आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म हो गई लिव, उसके साथ लगे यहाँ पे आईएनजी, फिर टाइम बता दिया। इंटरोगेटिव कैसे बनता है इसका? हैज या हैव, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ क्या यूज होगा? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, यानी कि क्या है ना, पूछते हैं हम किसी से क्या वो जो 2010 से है ना यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम पूछते हैं कि जनरली कि वो इतने टाइम से यहाँ पर कर रहा है या नहीं कर रहा कुछ भी, तो यहाँ पर हो गया हमारा फिक्स टाइम 2010 का, तो यहाँ पर सिंस का यूज हो गया। नेगेटिव बता दिया, इंटरोगेट हाँ हो गया। तो अब इसके आगे चलते हैं। आगे है कुछ एरर स्पॉट करने, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन है तो इससे और अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला था हमारा वी प्लेज फुटबॉल एवरी संडे, यानी कि हम जो है ना हर संडे को फुटबॉल खेलते हैं। इसलिए हमारा फिक्स होता है कि हाँ संडे को हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हर संडे को हम ये काम करते हैं, इस तरह से। अभी देखो यहाँ पर आ गया वी तो प्लूरल हो गया और यहाँ पर आ गया प्लेस, और बताया है कि जब भी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज होगा, ना कि प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर ये जो है ना एस लगाना गलत है, यहाँ पर सिंपली लिखा जाएगा प्ले, वी प्ले फुटबॉल एवरी संडे। द नेक्स्ट इज ही ऑलवेज कमिंग लेट इन द पार्टी, यानी कि वो जो है ना हम बोलते हैं कि वो हमेशा इस काम को ऐसे करता है, हमेशा ही पार्टी में लेट आता है, हमेशा ही गलत बोलता है, हमेशा ही गलत पढ़ता है, हम इस तरह से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ तक ठीक है, ही ऑलवेज ही सिंगुलर है तो ऐसे एस का भी यूज है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना कंटिन्यूस टेंस बना दिया, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे ही ऑलवेज कम लेट, यानी कि वो जो है ना हमेशा लेट आता है। तो इसमें बता दिया ही ऑलवेज कम्स लेट कि वो हमेशा लेट आता है। तो इसके सेकंड पार्ट में एरर हो गया। द नेक्स्ट इज शी गो टू द मार्केट एंड बाय मैनी थिंग्स फॉर हर फैमिली, यानी कि वो मार्केट जाती है और अपने परिवार के लिए जो है ना बहुत सी चीजें खरीद कर लाती है। अभी यहाँ देखो सी यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एस या ई इसका यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारे एरर होगा। तो हम इसको लिखेंगे शी गोज टू द मार्केट एंड बाय आ गया। यहाँ पे बाय किससे डिसाइड होगा? शी से डिसाइड होगा कि सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पर सी सिंगुलर है तो ये हो जाएगा बाइज, एंड बाइज मैनी थिंग्स फॉर हर फैमिली, इस तरह से। द नेक्स्ट इज आई एम एड्रेसिंग ए प्राइवेट फैमिली इशू, यानी कि मैं जो है ना फिलहाल अपने जो है ना फैमिली का बोलते हैं कुछ पर्सनल मैटर है हमारा, हम उससे डील कर रहे हैं, या कुछ भी और हो गया जिसको हम डील कर रहे हैं, जिससे हम निपट रहे हैं, उस तरह से। अब ये देखो एम है, एड्रेसिंग है, यानी कि कंटिन्यूस टेंस का यूज है यहाँ पर, एनजी का यूज है, नॉर्मल है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये जो टेंस है एकदम ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन, यानी कि आदर्श को जो ना उम्मीद है कि वो अपनी हायर स्टडीज जब कंप्लीट कर लेगा तो वो ना एक ऑफिसर बन जाएगा, यानी कि ऑफिसर बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो आदर्श सिंगुलर है तो यहाँ पर ये इसका यूज है, ठीक है। ये टू बिकम एन ऑफिसर एंड आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज ग्रेजुएशन। अभी यहाँ पर देखो ही आ गया है यहाँ पे, तो ही के साथ यहाँ पर कंप्लीट नहीं, यहाँ पर होगा हम कंप्लीट्स करेंगे। ये कुछ छोटे छोटे एरर होते हैं जिनकी वजह से हमारे टाइम जो ना गलत हो जाती है, जिनको हम एग्जाम के टाइम पे ध्यान नहीं रख पाते कई बार, तो इनका ध्यान रखना है। तो इसके यहाँ पर एरर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीट्स। One of the students who live in this hostel has won the scholarship, यानी कि इस हॉस्टल में जितने भी वो बच्चे रहते हैं उनमें से जो ना एक बच्चे ने स्कॉलरशिप को जीता है। अभी इसमें देखो कहाँ पर एरर होगा। वन ऑफ द बोला है, इसमें ये तो नहीं है कि सारे बच्चों के बारे में ही बोला है।
तो इसमें कहाँ पर एरर होगा, इसमें एरर होगा हमारा यहाँ पे, यानी कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पे, हु लिव इन दिस हॉस्टल हैज वॉन द स्कॉलरशिप। ये राइट है, इसमें एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है और वन के बारे में बोल रहा है कि एक ही स्टूडेंट ने जितनी यहाँ पे, अगर यहाँ पर हैव हो जाता ना तो वो यहाँ पर गलत होता, लेकिन यहाँ पर हैज है तो ये राइट है एकदम। और एक इसमें एरर बनता है यहाँ पे, अभी ये देखो वन ऑफ बोला है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो हम ऐसे ही इसका यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर होगा लिव्स ना कि खाली लिव। तो हु लिव्स इन द हॉस्टल हैज वॉन द स्कॉलरशिप, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years सो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई हिम, यानी कि मैंने जो है ना उसे 20 सालों से नहीं देखा है तो मैं उसे पहचान नहीं सकता। ऐसा होता है ना, हम किसी को बहुत सालों बाद मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लंबे समय के बाद, तो हम उसको नहीं पहचान पाते हैं इस तरह से। तो यहाँ देखो आई के साथ ठीक है, हैव नॉट का यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म भी ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इज सिंस 20 years। अब यहाँ देखो 20 years तो बता दिया, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि कौन से 20 साल बताए उसने यहाँ पे, और यहाँ पर यूज किसका हो गया, सिंस का, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे, फॉर 20 years, यानी कि 20 सालों से। द नेक्स्ट इज आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मुझे नहीं पता कि वो इतनी सुबह सुबह ना वो कहाँ जा सकता था, यानी कि वो कहाँ गया है, इस तरह से कुड। अब यहाँ देखो आई डोंट नो, ठीक है, ये यहाँ पे वेयर कुड ही हैव गॉन। अब यहाँ देखो वेयर कुड ही, उसने जस्ट सिंपली आस्क किया है, सिंपली पूछा है कि वो जो ना कहाँ गया सुबह, जिसे हम जनरली पूछते हैं, कोई में दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हम क्वेश्चन लगा रहे या फिर इंटेरोगेटिव बना दे इसको। तो यहाँ पर कुड ही की जगह पे हम यूज करेंगे ही कुड का, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। द नेक्स्ट इज वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, यानी कि हम जो है ना बहुत सारे त्योहारों को ना सदियों से मनाते आ रहे हैं। और ऐसा भी है, अभी त्योहार जैसे कि होली, दिवाली, ये भाई दूज, और ये बहुत सारे त्योहार हमें नहीं पता कि कब शुरू हुए थे, तो हम इनको सदियों से मनाते आ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब ये देखो सेंचुरीज बता दिया, अभी ये तो पता नहीं कि कौन सी सेंचुरी से मना रहे हैं, तो फिक्स तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंस की जगह पे जो है ना किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा, तब ये राइट होगा। नेक्स्ट इज ईच ऑफ गर्ल हैव बोट देयर बुक्स, यानी कि प्रत्येक लड़की जो है ना वो अपनी बुक खरीद चुकी है, यानी कि हर लड़की ने अपनी बुक खरीदी एक एक करके। तो यहाँ पर देखो ईच ऑफ द गर्ल हैव बोट देयर बुक्स। अब यहाँ देखो ईच ऑफ द गर्ल बोला यानी कि प्रत्येक लड़की, यानी कि एक एक का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, हैज का यूज होगा ना कि हैव का, हैज बोट देयर बुक्स। और यहाँ पर भी जो है ना देर का यूज नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक लड़के ने अपनी बुक खरीदी है तो एक एक का जिक्र किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा हर, यानी कि जो हर एक ने ना अपनी अपनी किताबें खरीदी हैं, तो हम इस तरह से इसको बताएंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, यानी कि दो जो लैंग्वेज के नॉलेज है ना वो तो हमें होनी ही चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हाँ हमें इतनी लैंग्वेज तो आनी चाहिए, और अच्छा भी होता है अगर हमें ज्यादा लैंग्वेजेस पता होती है। अब इसमें देखते हैं कहाँ पर एरर है। जैसे कि यहाँ पर आ गया आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ देखो आर रिक्वायर्ड आया है, लेकिन ये जो आर है ये किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, यानी कि नॉलेज के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। अभी नॉलेज तो सिंगुलर है, ये तो है नहीं कि प्लूरल है, हम इसके साथ आर का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर टू देख के ना हम इस आर को ठीक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम टू को देख के इसको ठीक नहीं मानेंगे, हम जो है ना नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको मानेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आर की जगह पे हम इसका यूज करेंगे, इस तरह से ये जो ना हमारा फिर ठीक होगा। तो यहाँ पर आएगा इज। नेक्स्ट इज
ही हैज़ बीन रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम फ्राइडे नाइट, यानी कि कोई बंदा है जो गुम हो गया है, उसकी रिपोर्ट कब से लिखवाई गई है, यानी कि फ्राइडे नाइट से जो है ना उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है वहाँ पे मिसिंग होने की। अब यहाँ देखो, अभी यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया है कि फ्राइडे नाइट को वो गुम हुआ था। अभी देखो जनरली ऐसा होता है कि हम कुछ भी, अभी इसमें ये तो नहीं बताएंगे ना हमें कि उस महीने की उस तारीख से मतलब गायब हुआ था, या उस रात या उस महीने की उस रात से गायब हुआ था। यहाँ पर हमें फिक्स बताया है कि शुक्रवार की रात को ना वो गायब हुआ था। अगर कहीं पर भी ऐसा शो होता है, स्पेसिफिक डे को हम शो करते हैं कि उस दिन ये स्पेशल काम हुआ था, यानी कि कुछ भी दुर्घटना हुई थी, कोई स्पेशल काम हुआ था, कुछ भी था, उसके लिए जो है ना हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे सिंस का, यानी कि यहाँ पर क्योंकि फिक्स हो गया ना तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज नहीं होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ऐसे काम को शो करने के लिए जो पास्ट में हो चुका है, या हमारी जो कोई रूटीन लाइफ थी हमने छोड़ दी किसी काम को, वो हम मतलब पहले करते थे अब नहीं करते, इस तरह से। इसकी पहचान क्या होती है, ता था ते थे ती थी, यानी कि हम वो काम पहले करते थे, वो पढ़ता था, वो मंदिर जाता था, वो स्कूल जाता था, वो ऑफिस जाता था, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। रूल क्या हो गया इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा रूल होता है कि हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में या तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा या फिर थर्ड फॉर्म का यूज होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, फिक्स रूट वर्ड होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, जैसे कि एगो, लास्ट, बैक, यस्टरडे, पास्ट ईयर्स। इसमें हमें ना पास्ट की सेंस आएगी, यानी कि जो कोई भी काल बीत चुका है, कोई भी टाइम जो हमारा जा चुका है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो सीधी सी बात है फिर ये कि पास्ट का हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इस तरह से। इसका यूज क्या क्या होता है हम इसका यूज देखते हैं। फॉर द पास्ट हैबिट्स एंड रूटीन, यानी कि जो कोई भी हमारी पुरानी आदतें थी या हमारी कोई भी रूटीन थी उसको शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वो जो है ना प्रतिदिन स्कूल जाती थी, अब वो कॉलेज जाने लग गई होगी या फिर अकेडमी वगैरह कहीं भी जा सकती है, तो इसमें पास्ट हैबिट बता दी कि वो पहले वहां पर जाती थी अब नहीं जाती है। दे डिड देयर प्रैक्टिस ऑन द ग्राउंड, यानी कि वे जो है ना अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पे करते थे, अब नहीं करते, अब उन्होंने छोड़ दी या खत्म हो गया, कुछ भी लगा लो। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हो गया, जैसे कि डिड हो गया, वेंट हो गया, ये हमारी पुरानी आदतें थी हमने उनको छोड़ दिया। द नेक्स्ट इज फॉर कंप्लीटेड द एक्शन, यानी कि कोई भी जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है उसको शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी कि उसने जो है ना अपना काम कंप्लीट कर लिया है, शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, कुछ भी लगा लो, हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा शो करने के लिए कि वो काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट इज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, यानी कि मैं जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इसमें काम पूरा हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, पढ़ने का, लिखने का, खाना बनाने का, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम पास्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज फॉर द स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस, यानी कि पास्ट में जो कोई भी हमारा काम हुआ था उसको हम स्पेसिफिक डे से रिलेट करें कि हाँ इस दिन मैंने ये काम किया था वहां पर, यानी कि मैं करता था उस दिन को या कुछ भी होता था, यहाँ पर स्पेसिफिक डे की टाइम की जो है ना रेफरेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर यस्टरडे, यानी कि मैं जो है ना वहां कल गया था, स्पेशल टाइम बता दिया यहाँ पे, स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि यस्टरडे यानी कि कल, बीते हुए कल में गया था, कल गया था। अगर यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, तो इसका मतलब ये पास्ट का टेंस है। द नेक्स्ट इज माई ब्रदर केम लास्ट वीक, यानी कि मेरा जो भाई है वो पिछले सप्ताह आया था, यानी कि आता था। यहाँ पर भी यही होगा, स्पेसिफिक टाइम बता दे, लास्ट वीक को था। अभी नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज फॉर एक्सप्लेनिंग द सीरीज ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन हुआ है उसको डिटेल में बताने के लिए जो पास्ट में हुआ था उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉक्ड इन, यानी कि वो अंदर आया, ऑर्डर्ड कॉफी, उसने कॉफी ऑर्डर की, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, और यानी कि वो आया, कॉफी ऑर्डर की, उसने भी वो बैठा, उसने पी, फिर बे जो है ना बिल पे किया। तो इस तरह से ना उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दी कि जो एक्शन हुआ था वो किस किस तरीके से हुआ था, तो उसको भी शो करना, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वॉक्ड हो गया, यहाँ पर ऑर्डर्ड हो गया, यहाँ पर सेट हो गया, इस तरह से।
द नेक्स्ट इज फॉर द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, यानी कि काल्पनिक इमेजिनेशन को शो करने के लिए पास्ट में, जैसे कि हम सोचते हैं ना पास्ट की चीज़ों को कई बार याद करते हैं तो करते हैं, सोचते हैं कि हाँ काश उस समय पर मैं वैसा करता तो वैसा हो जाता, ऐसे सोचते हैं, तो उसके लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस, यानी कि अगर मुझे उसका एड्रेस मिल गया होता, आई वुड सेंड इट, यानी तो मैं उसे भेज चुका होता, यानी कि अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता तो मैं उसे भेज चुका होता। हम एग्जाम के टाइम में क्लास में अगर उस समय ज़्यादा पढ़ा होता तो मैं एग्जाम को क्लियर कर चुका होता, वैसा कर चुका होता। तो इसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनता है? नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नोट का। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे। प्रेजेंट में क्या था, डू या डस का यूज करते थे, और पास्ट में होगा यहाँ पर डिड का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट वर्क इन दिस कंपनी, यानी कि मैं जो है ना इस कंपनी में काम नहीं करता था। वो बता रहा है कि नहीं करता था, नेगेटिव है यहाँ पे, तो डिड आ गया यहाँ पर और फर्स्ट फॉर्म आ गई। जैसे कि अगला है ही डिड नॉट गो विद हिज फ्रेंड्स, यानी कि वो जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता, यानी कि नहीं जा चुका था, इस तरह से। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव में डिड आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल डिड गीता गो देयर, यानी कि जो गीता है वो वहां पर जाती थी, इस तरह से। डिड दे बीट हिम, क्या उन्होंने उसको पीटा, तो इस तरह से इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि भविष्य में जो कोई भी काम चल रहा था उसको शो करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहचान हो गई, इसमें पास्ट हो गया तो सारे काम था में होंगे, यानी कि पास्ट में थे वो सभी काम। रूल क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, हम इज एम आर का यूज करते थे, और पास्ट में किसका यूज होगा? वाज और वर का यूज हुआ प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम वाज वर के बाद नोट का यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसके यूज देखते हैं। सबसे पहला यूज क्या आता है? टू शो द एक्शंस इन द प्रोग्रेस एट दिस स्पेसिफिक टाइम, यानी कि कोई भी ऐसे एक्शन जो मतलब प्रोग्रेस में थे और कोई भी स्पेसिफिक टाइम था, यानी कि स्पेशल टाइम दे रखा था कि इस टाइम पे ये काम जो है ना वहां पर हो रहा था, उसको शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ड्राइंग ए पेंटिंग एट 11 PM, यानी कि वो जो है ना 11 बजे पेंटिंग है ना पेंटिंग ड्रॉइंग कर रही थी, यानी कि वो ड्रॉइंग कर रही थी। तो स्पेसिफिक टाइम बता दें यहाँ पर 11 बजे का। आई वॉज स्लीपिंग इन द इवनिंग, यानी कि मैं जो है ना शाम को सो रहा था। पास्ट का है ये, पास्ट में काम कंटिन्यूटी में था कि वो कर रहा था, उस टाइम को सो रहा था, और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि इवनिंग में सो रहा था वो। द नेक्स्ट इज फॉर इंटरप्टेड पास्ट एक्शन, यानी कि कोई भी जो दो काम है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, दोनों में कंट्रास्ट होता है, उसके लिए। जैसे कि आई वॉज हैविंग ए ड्रीम व्हेन द अलार्म रिंग, यानी कि इंटरप्टेड, यानी कि डिस्टर्ब होता है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है। जिसकी आई वॉज हैविंग ए ड्रीम व्हेन द अलार्म रिंग, यानी कि जब अलार्म बजा तो मैं सपने ले रहा था, तो इसमें डिस्टर्बेंस हो गया, उसके सपने डिस्टर्ब हो गए लेते लेते, क्योंकि अलार्म बज गया। कई बार होता है हमारे साथ, फिर हम सोचते हैं कि नहीं एक बार दोबारा सो जाए, क्या पता सपना दोबारा आ जाए, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा पॉसिबल। तो ये जो ना डिस्टर्बेंस होती है फिर, जिसकी ही वॉज। अभी जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। He was doing his work, यानी कि वो अपना काम कर रहा था। When she is coming, when she is came, यानी कि जब वो आई ना वहां पे तो तब वो अपना काम कर रहा था, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो आ रही थी और वो अपना काम कंप्लीट कर रहा था, इसमें इंटरप्टेड हो गया, डिस्टर्ब हो गया। The next is for parallel action, repetitive actions, planned action and polite request, यानी कि कोई भी जो काम है वो पैरेलल में चल रहे हैं, यानी कि साथ साथ चल रहे हैं, रिपीट हो रहा कोई भी एक्शन, वो कोई भी चीज़ है जो हमने प्लान की हुई हो उसके बारे में, और किसी से हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम जो ना पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं, अगर हमने पास्ट में कोई किया था ऐसा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज प्लेइंग वाहिल आई वॉज स्लीपिंग, यानी कि वो जो है ना वो खेल रहा था और मैं पढ़ रहा था, जबकि मैं सो रहा था, पढ़ रहा था, खेल रहा था, कुछ भी हो सकता है, तो ये पैरेलल एक्शन हो गया। द नेक्स्ट इज ही वॉज ऑलवेज लिविंग हिज क्लोथ्स ऑन फ्लोर, यानी कि वो जो है ना अपने कपड़ों को ना हमेशा फ्लोर पर छोड़ रहा था।
यानी कि उसकी ये रिपीटेटिव था, रिपीट करता था वो उस चीज को, किसका ये डेली का काम था, वो डेली उनको ऐसे छोड़ता था, तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज होगा। द नेक्स्ट इज आई वॉज स्पेंडिंग माई डे एट हिल स्टेशन, यानी कि मैं जो है ना अपना समय हिल स्टेशन पर बिता रहा था, अपना दिन हिल स्टेशन पर बिता रहा था। यानी कि हमने प्लान किया था कि मैं हिल स्टेशन पर बिताऊंगा, बीच पर बिताऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो उसको शो करने के लिए, यानी कि पास्ट में किया उसने ये कि हिल स्टेशन पर उसने अपना समय बिताया वहां पे। द नेक्स्ट इज आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, यानी कि मैं जो है ना आपका बहुत आभारी हूँ अगर आप मेरी मदद कर सकते थे या फिर कर दोगे, इस तरह से हम बोलते हैं ना कि अगर आप मेरी मदद कर देते तो मैं आपको बहुत आभारी होता। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर पास्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो हम वहाँ पे वंडर का यूज करते हैं। और यहाँ पर फिर हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? परफेक्ट का मतलब यानी कि जो काम बहुत पहले पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, जैसे हम कई बार बात करते हैं कि वो काम हो चुका था, वहां पर वो जा चुकी थी, वो आ चुका था, इस तरह से पहचान वही हो गई। रूल क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, किसके साथ? हेड के साथ यूज होता है। इसके यूज देख लेते हैं। टू शो द कोजेस एंड रिजल्ट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई भी कोज था, यानी कि कोई भी बात हुई थी, कोई भी घटना हुई थी, कोई हमें रिजल्ट देखने को मिला था, तो उसका रीजन क्या था ये उनको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड वर्कड ऑल डे, यानी कि वो जो है ना थका हुआ था क्योंकि वो पूरे दिन काम कर चुका था। इसमें रीजन बता दिया, रिजल्ट क्या था कि वो थका हुआ था, लेकिन क्यों थका हुआ था, रीजन तो इसमें बताया ना कि उसने जो है ना पूरा दिन उसने काम किया था, वो इसलिए थका हुआ था। द नेक्स्ट इज शी वॉज सैड बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैग, यानी कि वो उदास क्यों थी? क्योंकि उसने अपना जो बैग है ना वो गुमा दिया था, यानी कि वो अपना बैग खो चुकी थी। तो इसमें भी कोजेज हो गया और रिजल्ट हो गया। द नेक्स्ट इज द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड रेन्ड लास्ट नाइट, यानी कि ग्राउंड जो है ना वो गीला था, क्यों गीला था? क्योंकि वहां पर जो पिछली रात को ना बहुत तेज बारिश हुई थी। तो इसमें कॉजेज बता दिया, उसके इफेक्ट बता दिए। द नेक्स्ट इज इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में भी है जो ना हम इसका यूज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी जो है ना टेंस का यूज होता है। अब इसमें देखो, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि उसने कहा या फिर उसने कहा कि वो जो है ना अपना काम पूरा कर चुका था। हैड फिनिश्ड, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो इसमें हो गया। दे सेड दैट दे हैड गॉन टू मुंबई, यानी कि उन्होंने कहा कि वो जो ना मुंबई जा चुके थे, उन्होंने बताया कहा कि वो मुंबई जा चुके थे। शी सेड दैट शी हैड डन ऑल हर वर्क, या उसने कहा कि वो ना अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है इसका? टू शो वन एक्शन हैपन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि कोई भी ऐसे काम को शो करने के लिए जो दूसरे से पहले ही हो गया हो, यानी कि दो एक्शन थे लेकिन जो पहले वाला था तो उस मतलब कि जो दूसरा एक्शन था उससे पहले ही पहले वाला जो एक्शन ना वो कंप्लीट हो जाए, तो उसको शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड कुक्ड डिनर बिफोर हर हस्बैंड अराइव्ड, यानी कि उसके जो है ना पति के आने से पहले ही वो जो ना खाना बना चुकी थी, जैसे यानी कि उसका पति तब तक आया नहीं था लेकिन खाना बनाने का काम जो है वो पहले ही हो गया था। आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, यानी कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैं जो अपना काम कंप्लीट कर लिया था, या मैं अपना काम जो है ना कंप्लीट कर चुका था। दे हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट बिगेन टू रेन, यानी कि वो जो है घर से पहले ही जा चुके थे, बारिश शुरू होने से पहले ही जा चुके थे, यानी कि बारिश तो बाद में हुई लेकिन उनका काम पहले पूरा होगा कि वो पहले जो है ना वहां से चले गए। द नेक्स्ट इज टू शो ए completed एक्शन बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक यानी कि कोई भी टाइम जो है ना वो डिसाइड था लेकिन उससे पहले ही वो जो काम है ना वो पूरा हो चुका था पास्ट में, उसको शो करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय 8 o'clock आई हैड फिनिश डिनर, यानी कि टाइम तो फिक्स था कि 8 बजे तक करना था लेकिन उसने पहले ही कर लिया था, यानी कि 8 बजे तक, 8 बजे से पहले ही मैं जो है ना अपना खाना खा चुका था, यानी कि काम जो है ना पहले ही कंप्लीट हो गया, टाइम जो दिया हुआ था उससे पहले ही। बाय लास्ट ईयर शी हैड रिटन 2 बुक्स, यानी कि पिछले 2 सालों में या पिछले 2 साल होने से पहले ही मतलब वो है ना जो 2 बुक लिख चुकी थी, यानी कि टाइम जो है ना पूरा होने से पहले ही उसने काम कर दिया था।
यानी कि पिछले साल तक उसने 2 बुक लिख दी थी, वो साल तो पूरा नहीं हुआ था लेकिन काम पहले हो गया। द नेक्स्ट इज टू शो एन अनफुलफिल्ड विश और रिग्रेट इन द पास्ट, यानी कि हम मतलब कि पास्ट में हमारे साथ कुछ भी होता, कोई हमारी विश कंप्लीट नहीं हो पाती या कोई हमें पास्ट का पछतावा रह जाता है, उसको शो करने के लिए। जैसे कि आई विश्ड आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम, यानी कि कई बार हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ काश उस टाइम पे मैं और ज़्यादा पढ़ लिया होता या और ज़्यादा मैंने कुछ कर लिया होता, तो हम उसमें हम इच्छा जाहिर करते। लेकिन ये तो नहीं है कि वो हो जाएगा, बस हम सोचते हैं, रिग्रेट करते हैं उस चीज़ पर कि काश ऐसा हो गया होता। द नेक्स्ट इज शी विश्ड शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, यानी कि उस उसने सोचा कि काश उसने जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया होता उस टाइम पे। दे विश्ड दे हैड अराइव अर्लियर, यानी कि उनकी इच्छा थी कि वो पहले पहुंच चुके होते। वे सोचते हैं कि काश पहले हमें ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, इस तरह से। नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे कुछ सिंगल फ्रेजेस बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, हम उनको देखते हैं अभी। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारे हेड और बिफोर की, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, उसके बाद बिफोर और फिर V2। पहली फॉर्मेशन बनती है हमारी, क्या बनेगी, दे हैड गॉन बिफोर आई टुक फूड, यानी कि मेरे जो है ना भोजन करने से पहले ही वो वहां से जा चुके थे। यानी कि दे हैड गॉन, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हो गया, बिफोर आ गया। फिर यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हेड का यूज पहले करें या फिर बिफोर का यूज पहले करें, लेकिन ये जो ना फॉर्मेशन और टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हम हेड का यूज पहले करेंगे या बिफोर का यूज पहले करेंगे, यानी कि एक्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। अभी जैसे इसमें खाना खाने का हुआ था और जाने का, यानी कि जाने का पहले हुआ था और उसने खाना बाद में खाया था। आई हैड डन माई प्रोजेक्ट बिफोर द टीचर केम, यानी कि टीचर के आने से पहले ही मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था। यानी कि पहला काम क्या हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे शो करने के लिए कि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका था और टीचर के आने से पहले ही हो चुका था। शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, यानी कि वो जो है ना अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर चुके थे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही। द नेक्स्ट इज, उसके बाद हमारी फॉर्मेशन बनते हैं जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस V3, यानी कि पहले हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद आफ्टर का, फिर हेड प्लस V3 का। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, सबसे पहला होता है ही वेंट होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी कि वो जो है ना अपने घर चला गया था, कब चला गया था, काम कंप्लीट करने के बाद। तो इसमें पहला एक्शन क्या हुआ कि उसने अपना काम जो है ना कंप्लीट किया था, उसके बाद ही तो घर गया था ना। जब भी जहाँ पर भी काम कंप्लीट होने का या फिर कुछ भी होने का जिसमें कोई चीज़ हमें सेंस आती है कि ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है और वो पास्ट में है, तो वहां पर हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि इसमें भी है कि उसने जो है ना अपना काम, जो अपना गृह कार्य था, कुछ भी काम था, वो उसने पूरा कर लिया था। इस तरह से इनका यूज होता है। She slept after she had completed her interview, यानी कि इंटरव्यू खत्म करने के बाद है ना वो सो चुकी थी या फिर वो सो गई थी। तो पहला काम क्या हुआ, इंटरव्यू खत्म हुआ वहां पर। नेक्स्ट है बाय द टाइम या फिर ऑलरेडी और जस्ट, इनमें भी आते हैं, इनका भी हम यूज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय द टाइम आई अराइव्ड दे हैड ईटन फूड, यानी कि जिस समय तक मैं पहुंचा उस समय तक वो जो है ना भोजन कर चुके थे, यानी कि उसके पहुंचने से पहले ही जो है ना वो खाना खा चुके थे। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड देम, यानी कि वो जो है ना पहले ही जा चुके थे जब तक मैंने उन्हें बुलाया। कई बार होता है ना कि हम किसी को बुलाने जाते हैं या फिर हम किसी से मिलने जाते हैं और वो पहले उस जगह से कहीं और चले जा चुके होते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कि हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि पहले ही जा चुके थे। द नेक्स्ट इज आई हैड जस्ट फिनिश्ड लंच बिफोर द बेल रिंग, यानी कि मैंने जो है ना अपना लंच जो है ना घंटी बजने से पहले ही खत्म कर लिया था या मैं खत्म कर चुका था। तो इस तरह से इनका यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, टाइम की ऐसी फॉर्मेशन को शो करना जो पास्ट में था और पास्ट में ही जो है ना वो रूटीन उसकी चलते चलते वहीं पे कंप्लीट हो गई। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, से रहा था, से रहे थे और से रही थी, इसमें सेंस आती है कि वो काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया था वहां पे।
रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, जैसे कि उसमें था हैज बीन, यहाँ पर हम हैड बीन का यूज करते हैं। V1 ING, सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम, जैसे फिर ऑब्जेक्ट आ गया। यूज देखते हैं। सबसे पहला यूज होता है ड्यूरेशन बिफोर ए पास्ट इवेंट, यानी कि कोई भी पास्ट का इवेंट है उसके ड्यूरेशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years व्हेन शी गॉट द प्रमोशन, यानी कि जब उसको प्रमोशन मिला तो वो वहां पर है ना 5 सालों से काम कर रही थी। प्रमोशन कब मिला उसको, जब उसके 5 साल कंप्लीट हुए, यानी कि जब प्रमोशन मिला तो उसको 5 साल हो गए थे काम करते हुए वहां पे। उसके बाद आ गया कॉज ऑफ ए पास्ट रिजल्ट, यानी कि कोई भी जो पास्ट में रिजल्ट मिला है हमें उसका रीजन उसको शो करने के लिए। द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग फॉर लास्ट 3 hours, यानी कि जो ग्राउंड है ना वो गीला था। और क्यों गीला था, क्योंकि पिछले 3 घंटे से बारिश हो रही थी। अभी यहाँ पे देखो 3 घंटे तो फिक्स नहीं बताया कि ना रात के थे, दिन के थे, दोपहर के थे, सुबह के थे, किसके थे। तो यहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही था, जैसे कि 5 years बता दिए तो ये तो नहीं बताया ना कौन से 5 year, तो यहाँ पर फोर का यूज हो गया। नेक्स्ट है इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि कोई भी पास्ट में हुआ है एक्शन, उसके लिए आई हैड बीन रीडिंग व्हेन यू कॉल्ड, यानी कि मैं जो है ना पढ़ रहा था जब तुमने मुझे बुलाया। यानी कि डिस्टरबेंस हो गई, जैसे हम पढ़ते हैं तो कोई बुलाने आ गया, इस तरह से। फॉर द इंटरप्टेड एक्शन, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। फॉर द इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ था जिसके कारण डिस्टरबेंस हुआ उसको शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग व्हेन यू कॉल्ड, यानी कि मैं ना पढ़ रहा था जब तुमने मुझे बुलाया, मतलब से पढ़ रहा था। हम जनरली बोल सकते हैं इसको, जरूरी नहीं कि इसमें जो ना हमेशा यहाँ पर सिंस फॉर हम टाइम का यूज करें। जनरली भी हम इसको बोल सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा था, मैं वो काम कर रहा था। नेक्स्ट इज आई हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द बस अराइव्ड, यानी कि मैं जो है ना बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था बस के आने का। बता दें यहाँ पर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से कर रहा था। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी है हमारे स्पोर्टिंग एरर, यानी कि एरर स्पोर्ट करने हैं हमें यहाँ पर। सबसे पहला आता है हमारा शी हैड वेंट होम बिफोर सनसेट, यानी कि वो जो है ना सूर्यास्त होने से जो पहले ही वो घर जा चुकी थी। अब यहाँ देखो शी हैड वेंट, वेंट क्या हो गया, ये तो सेकंड फॉर्म हो गई, लेकिन हैड के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर वेंट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम गोन का यूज करेंगे। शी वेंट गोन होम बिफोर सनसेट। नेक्स्ट है ही कंप्लीट्स द वर्क यस्टरडे, यानी कि वो जो है ना कल अपना काम जो है ना पूरा कर चुका था या फिर करता था, कल अपना काम करता था। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आ गया, यस्टरडे आ गया। और जब भी स्पेसिफिक टाइम हो जैसे कि बताया था तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर कंप्लीट्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम कंप्लीटेड लिखेंगे। ही कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। मोहन डू हिज होल वर्क लास्ट नाइट, यानी कि मोहन ने जो है ना अपना काम पिछली रात को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि पिछली रात को कंप्लीट करता था, वही स्पेसिफिक टाइम है, लेकिन यहाँ पर डू आ गया, फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर गलत होगा, तो यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे। मोहन डिड हिज होल वर्क लास्ट नाइट। द नेक्स्ट इज इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई हेल्प्ड यू यस्टरडे, यानी कि अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता या सूचना दे दी होती तो मैं तुम्हारी मदद कल ही कर चुका होता है, अभी कल ही कर देता। अब इसकी सेंस देखो, इसकी सेंस कैसे बनेगी। अब यहाँ देखो जैसे कि यहाँ पर इफ भी आ गया और वुड भी आ गया, इन दोनों का यूज किस लिए होता है, सिर्फ इसी इमेजिनेशन को शो करने के लिए होता है ना, जैसे कि हम बोलते जनरली कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो वुड है ना ये गलत है, इसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। अभी पास्ट का है ये, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैड इन्फॉर्म्ड, यानी कि अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारी पहले ही मदद कर चुका होता। कब कर चुका होता, यस्टरडे को, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हम आई। अब इस वुड हैव का यूज हम यहाँ पर करेंगे, इसमें बताया ना कि हाँ कि मैं ऐसा कर चुका होता उस टाइम पर अगर तुमने मुझे बताया होता, तो यहाँ पर यूज होगा आई वुड हैव हेल्प्ड, तो यहाँ पे सिंपली हेल्प्ड का यूज नहीं होगा, ये इस तरह से राइट होगा। द नेक्स्ट इज
शी हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस yesterday, यानी कि वो जो है ना 9 बजे जा चुकी थी वो, यानी कि 9 बजे वो जो है ना ऑफिस के लिए निकल चुकी थी यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या एरर होगा। एरर जब भी हम करते हैं तो हमें पहले जो है ना उनको खुद से करने की कोशिश करनी होती है। अगर वो नहीं होते उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इसका क्या होगा। अभी हम इसमें देखते हैं इसमें क्या एरर बनेगा हमारा। यानी कि वो जो कल है ऑफिस से जा चुकी थी, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस बता दिया कि वो इस समय जा चुकी थी यहाँ पे। अभी देखो जैसे कि पिछले बताया था कि जब भी स्पेसिफिक टाइम हो तो हम वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का यूज कब करते हैं हम, जब हमें सेंस आए कि जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका था, उसमें कोई टाइम नहीं दिया होता। तो यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा। सिंपली हम यहाँ पर जो है ना लेफ्ट का यूज करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, शी लेफ्ट फॉर ऑफिस yesterday। बस सिंपल इस तरह से बनेगा ये। द नेक्स्ट इज आई हैव डिड माई होमवर्क, यानी कि मैंने जो है ना अपना काम कर लिया था या मैं अपना काम कर चुका था। हैड आ गया, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर डिड का आ गई, डिड की सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डन, आई हैड डन माई होमवर्क, इस तरह से। नेक्स्ट है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, यानी कि जो विक्टिम है ना उससे हम कोशिश कर रहे थे कुछ भी पूछने की, लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं था कि वो कुछ बोल पाए। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज को हमें कोई भी धक्का लग जाता है, शौक लग जाता है, तो हम उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सोचते रह जाते कि वो क्या हुआ था, शौक हो जाते एकदम से। अब इसमें हमें देखना है इसमें क्या एरर बनेगा हमारा। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, ट्राइड आ गया यानी कि पास्ट का है, ये सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे। व्हाट हैज हैपेंड, अभी यहाँ देखो हैज आ गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया ना, लेकिन यहाँ पर इसका यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि वहां पर जो है ना क्या हुआ था कि वो उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। वाज नॉट यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। The next is last year 2 Italian prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya during the war, यानी कि पिछले साल जो है ना दो वो थे इटालियन प्रिजनर, यानी कि कैदी थे जो केन्या वार के दौरान है ना वहां से भाग गए थे कैंप से। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे। अभी यहाँ पर हमने स्पेसिफिक टाइम बताया कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल की बात है ये, तो हम यहाँ पर जो है ना पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एस्केप नहीं, यहाँ पर यूज होगा एस्केप्ड का। नेक्स्ट चलते हैं। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव देम करेक्ट आंसर, यानी कि जो है ना टीचर के क्वेश्चन फिनिश करने से पहले ही बच्चों ने जो है ना वो उनके सही उत्तर दे दिए थे, या फिर वो जो उसको पहले ही करेक्ट जो आंसर है ना वो दे चुके थे वहां पर। यानी कि इन द सेंस क्या हो गया, उस काम के कंप्लीट होने से पहले ये काम है जो है ना पूरा हो गया। अब यहाँ देखो अभी यहाँ पर बिफोर का यूज हो गया, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम गिव का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज होगा हैड गिवन का। जैसे कि फॉर्मेशन हमें पीछे हमने पढ़े थे सिंगल फ्रेजेस में, वो इसीलिए थी। नेक्स्ट इज लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑन बुर्ज खलीफा, यानी कई बार बड़े बड़े सपने देखते हैं ना कि मुंबई गया था घूमने, बुर्ज खलीफा गया था, किसी और कंट्री में गया था, इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट नाइट आ गई यानी कि पास्ट का है, और यहाँ पर क्या आ गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यानी कि ड्रीम्ड का। तो ये इस तरह से हमारा राइट होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब यानी कि भविष्य काल, भविष्य को शो करने के लिए, यानी कि फ्यूचर में कोई चीज होगी या फिर किस तरह से होगी उसके लिए। पहचान होगी इसकी गा गेगी, जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं कल वहां जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा, कुछ भी बोल सकते हैं हम इस तरह से। इसका रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर किसका यूज होगा, विल या सेल का यूज होगा। इसके कुछ फिक्स रूट वर्ड्स होते हैं जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर, या फिर कोई भी फेस्टिवल, इस तरह से कोई भी स्पेसिफिक डे बता दे जो इन द फ्यूचर होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं।
इसके यूज क्या क्या हो गए? सबसे पहला यूज होता है फॉर द प्रेडिक्शन, यानी कि कोई भी जो प्रेडिक्शन है उसको शो करने के लिए। हम अभी फ्यूचर का हमें कोई फिक्स तो पता नहीं होता, सिर्फ हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ का अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी। लेकिन अंदाजा भी हम कम लगाते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि इट विल रेन टुमारो, यानी कि कल जो है ना बारिश होगी। जैसे कि आज हमने देख लिया कि बादल हो रखे हैं, काले बादल हैं, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ कल तो बारिश होगी। तो ये सिंपल इसको शो करता है। ही विल कम ऑन मंडे, यानी कि वो जो है ना मंडे को आएगा। जैसे कि किसी को बताने के लिए कि कोई भी आता है कोई भी जाता है, हम बोल देते हैं कि मेरा भाई कल आएगा, या फिर हम कल घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे, इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस डिसीजन। स्पॉन्टेनियस डिसीजन कौन से होते हैं? जो मौके पर लिए गए निर्णय होते हैं, यानी कि हम कहीं भी जाते हैं, कुछ हो जाता है तो हम ऑन स्पॉट फैसला करते हैं, इसकी ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये चीज तो अभी यही होगी, इस तरह से। जैसे कि आई विल पे फॉर द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड, यानी कि मैं जो है ना टिकट्स का जो बिल पे करूंगा वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करूंगा। यानी कि हम कहीं पर गए हैं और बाय चांस हम कैश लेना भूल गए, तो हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं कि नहीं मैं इसका जो वो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा। तो ये ऑन स्पॉट लिए गए फैसले होते हैं। द नेक्स्ट इज आई विल ऑल्सो कम विद यू, यानी कि मैं जो है ना मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जिसके हमारे कहीं पेरेंट्स घूमने जाते हैं या फिर कोई भी और जाता है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर आऊंगा। तो ये जो फैसले होते हैं जैसे कि हमने मौके पर लिए गए होते हैं, तो उनके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर प्लान एंड इंटेंशन, यानी कि कोई भी हम प्लान करते हैं, कोई भी हमारे इंटेंशन होते हैं, किसी चीज को हम बताते हैं, शो करते हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि वी शैल गो शिमला फॉर हॉलीडेज, यानी कि हम जो है ना घूमने के लिए शिमला जाएंगे छुट्टियों में। हम बोलते हैं, प्लान बनाते हैं हम कि हम छुट्टियों में हम कहीं भी जाएंगे, जैसे कि वाटर पार्क जाएंगे, स्प्लैश जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो हमारी खुद की मर्जी होती है। तो प्लान के लिए या फिर कोई भी फ्यूचर के इंटेंशन को शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जिसकी ही विल स्टार्ट ए न्यू कंपनी, यानी कि वो जो एक नई कंपनी शुरू करेगा या फिर कोई भी स्कूल शुरू करेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे प्रोमिसेस और विलिंगनेस, यानी कि कोई भी प्रोमिसेस को शो करने के लिए, कोई भी इच्छा जाहिर करने के लिए जब भी हम उसको बताते हैं फ्यूचर में, हम सोचते हैं कि हाँ हम वैसा करेंगे या फिर जैसा करेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल कैरी डेट फॉर यू, यानी कि मैं जो है ना वो तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगा या तुम्हारे लिए कैरी करूंगा उस चीज को। प्रोमिस कर दिया, फिर इच्छा जाहिर कर दी कि हाँ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आई विल बी विद यू फॉर एवर, यानी कि मैं जो है ना तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जिसकी हमारे प्रेम हमारे पेरेंट्स प्रॉमिस कर दें या फिर हमारे पार्टनर है वो हमें प्रॉमिस करे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, इनके लिए भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। क्योंकि फिलहाल तो है, इन फ्यूचर के लिए भी वो हमें बोलते हैं कि हाँ हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो इसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब इसमें एक छोटा सा नोट है। जैसे कि अगर फ्यूचर टेंस में कहीं भी इफ या व्हेन का यूज होता है और इन दोनों का यूज होता है किसके लिए? फ्यूचर को शो करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए कि हाँ ये चीज होगी। और उसके साथ है ना हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इफ या व्हेन, उसके बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा किसको? फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगा। क्योंकि जब भी हम इफ या व्हेन का यूज करते हैं फिर उसके साथ प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं तो वो फ्यूचर को शो करता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि हमने टेंस में हमने ना यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पे फिर से फ्यूचर का यूज कर दिया, तो वो जो टेंस होगा ना वो हमारा गलत होगा। क्योंकि एक साथ हम दो फ्यूचर को एक ही टेंस में इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इफ और एन का जो मीनिंग होता है वो ऑलरेडी फ्यूचर को ही इंडिकेट करने के लिए होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा व्हेन शी विल कम आई विल हेल्प हर, यानी कि जब वो आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। इसमें बता दिया। जैसे कि व्हेन का यूज हो गया यहाँ पर शी विल कम, यानी कि जब वो आएगी तब मैं उसकी मदद करूंगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर दो बार हो गया विल का यूज, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी होगा। अभी एक ही टेंस में ना दो बार उस चीज को यूज करने की नीड नहीं होती, तो हम इसे एक विल को काटेंगे, यहाँ पर यानी खत्म करेंगे। और कौन सा हटाते हैं हम, कौन सा रिमूव करते हैं? तो जो कंजक्शन के साथ वाला होता है हम जो है ना उसको रिमूव करते हैं। यानी कि ये जो विल है ना हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। कई बार जो है ना इसी पर हमारा एरर बनता है और हम जो है ना कई बार अच्छे से इंडिकेट नहीं कर पाते कि हमें कौन सा हटाना है यहाँ पर, यानी कि कौन सा रिमूव करना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है।
और ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि इनके साथ कभी भी जो है ना दो फ्यूचर का यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर विल का यूज हो गया और अभी क्या बताया, अगर इफ या व्हेन हो तो उसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस विल का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपली होगा शी कम्स, यानी कि अगर वो आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में जो कोई भी काम चल रहा होगा, यानी कि हम सोचते हैं कि हाँ इस समय पर ये काम हो रहा होगा, इस समय पर बच्चे क्लास में होंगे या फिर टीचर क्लास ले रहा होगा, इस तरह से हम कुछ भी सोचते हैं, उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज होता है। इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल बी। यहाँ पर हम बी का यूज करते हैं फ्यूचर को मतलब कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। V1 फिर ing और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये अगर बीच में हमें नोट का यूज करना है, मतलब नेगेटिव सेंस दिखानी हो, नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो, तो यहाँ पर हम नोट का यूज करते हैं। सबसे पहला यूज क्या होता है इसका, एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि फ्यूचर में जो कोई भी एक्शन है वो प्रोग्रेस में है और उसका स्पेसिफिक टाइम है उस चीज को करने का, यानी कि कंटिन्यूटी का, उसके लिए। जैसे कि एट 8 PM टुनाइट शी विल बी कुकिंग, जैसे कि मतलब आज रात को 8 बजे वो ना कुकिंग कर रही होगी, यानी कि वो खाना बना रही होगी। तो इसमें प्रोग्रेस बता दी स्पेसिफिक टाइम की। आगे है ही विल बी गोइंग टू मुंबई, यानी कि वो जो है ना मुंबई जा रहा होगा, इसमें भी बता दिया मुंबई यानी कि ऑन मंडे को जाएगा, इसमें स्पेसिफिक टाइम को शो कर दिया जाता है। आगे है हमारा फ्यूचर प्लान्स एंड रूटीन, यानी कि फ्यूचर के कोई भी प्लान्स है या फिर कोई भी रूटीन्स है उनको शो करने के लिए। जैसे कि आई विल बी सीइंग जिम एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं जो जिम को है ना नेक्स्ट मंथ मतलब कि कॉन्फ्रेंस में देख रहा हूँगा, यानी कि हम किसी को मतलब रेडी करते हैं, उसको सिखाते हैं, स्किल डेवलप करते हैं उसके अंदर, और फिर हम सोचते हैं कि हाँ एक दिन मैं इसको इस मुकाम पर देख रहा हूँगा, एक दिन या वहां पर होगा, इस तरह से। शी विल बी सीइंग गीता एज ए प्रोफेसर, यानी कि वो गीता को ना एज ए प्रोफेसर देख रही होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्टिंग और गैसिंग द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, गैस करने के लिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि हाँ अभी तो ये काम वहां पर हो रहा होगा, इस तरह से। जैसे कि इन 10 years टाइम मोर पीपल विल बी लिविंग इन सिटीज, यानी कि जो आने वाले 10 साल हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं ना वो सिटीज में रह रहे होंगे। हम जो करंट सिचुएशन है उसको देख के हम जो ना पहले अंदाजा लगा सकते हैं इन चीजों का कि हाँ ये काम उस समय पर होगा वहां पे। नेक्स्ट है फॉर द इंटरप्टेड फ्यूचर एक्शन, यानी कि फ्यूचर का कोई भी इंटरप्टेड एक्शन है यानी कि डिस्टर्बिंग एक्शन है उसके लिए। जिसकी व्हेन हर हस्बैंड कम्स टुमारो, यानी कि उसका जो पति है वो जो आएगा या मतलब आता है, लिली विल बी कुकिंग, जो लिली है वो खाना बना रही होगी, बता दिया यहाँ पे, यानी कि वो आएगा फिर वो उसके लिए मतलब खाना बना रही होगी, उसके आने से पहले ही तो इंटरप्टेड एक्शन हो गया ये। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि जो भविष्य में जो काम मतलब कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि हम सोचते हैं कि हाँ ये काम तो उसने अभी तक कर लिया होगा, इसको इंडिकेट करते हैं। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव का यूज होगा। सबसे पहला यूज क्या होता है इसका, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर में कोई भी जो टाइम है और उसको हमें बताया है लेकिन उससे पहले ही काम पूरा हो जाए तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय 10 PM आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि 10 बजे तक है ना मैं अपना काम पूरा कर चुका होगा। इसमें स्पेसिफिक टाइम बता दिया हमें कि हाँ 10 बजे तक मैं काम को कर चुका होगा, या फिर कुछ और बता दिया कि इस टाइम तक मैं कंप्लीट कर चुका होगा। बाय मंडे शी विल कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, यानी कि मंडे तक वो है ना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होगी, इस तरह से इसको शो करता है ये। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ड्यूरेशन, यानी कि फ्यूचर की ड्यूरेशन है उसको शो करने के लिए, जैसे कि नेक्स्ट जून आई विल हैव बाय ए कार, जैसे कि हम बोलते हैं कि हाँ नेक्स्ट मंथ तक मैं ये कार मतलब कार लूंगा या फिर घर लूंगा, इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। फिक्स तो है नहीं कि हाँ फ्यूचर में ये चीज होगी, लेकिन जस्ट हम वो डिसाइड करते हैं कि ये ड्यूरेशन होगी और इस टाइम पर मैं जो है ये काम को करूंगा, इस तरह से। द नेक्स्ट इज अनदर कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, यानी कि फ्यूचर का कोई भी एक्शन है, हमने कोई भी दो एक्शन डिसाइड कर ले कि हाँ मैं इन दो कामों को करूंगा, लेकिन उससे पहले ही कोई भी एक एक्शन कंप्लीट हो जाए
उसको शो करने के लिए, जिसकी शी विल हैव लर्नड टू ड्राइव बिफोर शी टर्न 18, यानी कि वो जो है ना 18 की होने से पहले ही ड्राइव करना सीख चुकी होगी। यानी कि कोई बच्ची, कोई भी लड़की है कि वो 16 साल की, 17 साल की, हम तभी से उसको ड्राइव करना सिखा रहे, कोई भी लड़का है तो वो मतलब 18 की होने से पहले इसको सीख चुकी होगी, तो इसको शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। He will have cleared his specific exam before ही कंप्लीट्स ग्रेजुएशन, यानी कि वो जो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही एग्जाम को जो ना क्लियर कर चुका होगा। इसमें हमने बता दिया कि मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही, यानी कि ग्रेजुएशन तो बाद में कंप्लीट होगी लेकिन वो एग्जाम को पहले ही क्लियर करेगा। इसके लिए अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, शैल या विल का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद यूज होगा ऑब्जेक्ट का। इसमें जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, ना कि यहीं पे साथ में होगा। फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव डन हिज ओल वर्क, यानी कि क्या वो है ना अपना काम जो पूरा कर चुका होगा। नेगेटिव हमने बता दिया, नेगेटिव बनाना होगा तो सिंपली बन जाएगा, जैसे कि इसमें है he will not have cleared his specific exam, तो यहाँ पर will not have का यूज होगा। यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो will आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि फ्यूचर में जो कोई भी काम है उसको बताने के लिए कि वो इतने समय से चल रहा होगा वहां पे, उसको शो करने के लिए इसकी पहचान क्या होगी, जैसे कि से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, यानी कि वो काम उस समय पर कर रहा होगा, चल रहा होगा, इसको शो करने के लिए। इसका रूल क्या बनता है, जिसकी सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शेल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के यहाँ पर सेम होता है, सिर्फ ये पोर्शन चेंज होता है। जैसे कि फ्यूचर का है तो यहाँ पर विल शेल का यूज हो गया और हैव बीन का यूज होगा। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो शेल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अगर इंटेरोगेटिव शो करना है तो विल आगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन, यानी कि हैव बीन जो है फिर वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा यहाँ पे। अब इसकी यूज देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, शोइंग ड्यूरेशन अप टू ए फ्यूचर टाइम, यानी कि जो फ्यूचर टाइम तक कोई भी ड्यूरेशन है, कोई भी मतलब कि काम की अवधि है, उसको शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय 5 PM आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours, यानी कि 5 बजेंगे ना, यानी कि 5 बजे, जब भी 5 बजेंगे तो मैं उस समय तक जो ना मुझे काम करते हुए ना 8 घंटे हो गए होंगे, यानी कि हो रहे होंगे 5 बजे तक उसे काम करते करते 8 घंटे हो जाएंगे। तो उसने ड्यूरेशन बता दी कि वो लगातार जो ना 8 घंटों से काम कर रहा है वहां पे। बाय मॉर्निंग शी विल हैव बीन क्रिएटिंग एन आर्ट फॉर 2 hours, यानी कि सुबह तक जो है ना उसको वो जो आर्ट वो बना रही है उसको करते करते ना 2 घंटे हो रहे होंगे, यानी कि 2 घंटे से उस काम को कर रही होगी। द नेक्स्ट इज कनेक्टिंग टू फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि फ्यूचर के कोई भी 2 इवेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि द प्रेसिडेंट विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours व्हेन द एम्बेसडर अराइव्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, जो हमारा राष्ट्रपति है, वो 2 घंटे से भाषण दे रहा होगा जब तक जो एम्बेसडर है हमारा वो वहां पर पहुंचे। यानी कि 2 जो फ्यूचर के इवेंट्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट तो भाषण दे रहा होगा और एम्बेसडर वहां पर पहुंचा नहीं है, वो भी पहुंचेगा, अभी फ्यूचर भी पहुंचेगा, अभी तो पहुंचा नहीं है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अभी हम इसका यूज करते हैं। अगला है हमारा एम्फेसाइजिंग कंटिन्यूस एक्शन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई भी हमारा एक्शन होगा उसको एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि उसको मतलब और अच्छे तरीके से शो करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए। जैसे कि नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर ए ईयर, यानी कि जो अगले महीने है ना मैं पूरे 1 साल के लिए पेरिस में रह रहा हूँगा, यानी कि वो खुद के लिए बोल रहा है कि अगले महीने से मुझे ना पेरिस में रहते हुए 1 महीना हो जाएगा या फिर 2 महीने हो जाएंगे या फिर मैं वहां पर रहूंगा। इस तरह से इसमें एम्फेसाइज कर दे कि नेक्स्ट मंथ से वो वहां पर शिफ्ट होगा। अभी नेक्स्ट है, अब इसके एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन है, एरर स्पॉटिंग से जो है ना और अच्छी क्लैरिटी आती है, तो हम उनको करते हैं। सबसे पहला है आई विल गोस टू दिल्ली नेक्स्ट वीक एंड आई विल मीट्स माय ओल्ड फ्रेंड, यानी कि बोल दिया कि मैं अगले महीने मतलब कि मैं दिल्ली जाऊंगा अगले हफ्ते और अपने दोस्तों से मिलूंगा। अब यहाँ देखो, ठीक है आई विल गोस, अब यहाँ देखो गोस का यूज किस में होता है, गो के साथ ऐसे ही इसका यूज मेनली यूज होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर किसका आ गया, फ्यूचर का, तो यहाँ पर हम गोस का यूज नहीं करेंगे,
यहाँ सिंपली यूज होगा गो का। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक एंड आई विल मीट। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर भी मीट्स का यूज नहीं होगा, सिंपली हम यहाँ पर मीट का यूज करेंगे। और देखो अगर जो है, अगर हमने यहाँ पर एक बार विल का यूज कर दिया, यानी कि फ्यूचर को हमने इंडिकेट कर दिया, तो दोबारा उसी टेंस में या फिर उसी सेंटेंस में हम दोबारा उसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो विल होगा ना, इस विल का हम यूज नहीं करेंगे, ये यहाँ पर रॉन्ग होगा। दो बार हम विल का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज दे विल बी गो टू द मार्केट इन द इवनिंग एंड बाय मैनी थिंग्स, यानी कि वो जो है ना शाम को मार्केट में जाएंगे और बहुत सारी चीज जो है ना खरीद कर लाएंगे। अब यहाँ देखो विल भी आ गया और यहाँ पर गो आ गया। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर इस बी को हटा दें, सिंपली बना दें दे विल गो टू द मार्केट, यानी कि वो बाजार जाएंगे। इन द सेंस अगर हम इसका दूसरा बनाने की सोचें, यानी कि वो बाजार जा रहे होंगे शाम को और फिर वो हमारे लिए चीजें खरीद कर लाएंगे, वैसे दोनों ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा हम यहाँ से इस बी को हटा दें, सिंपली बनाए दे विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग एंड बाय मैनी थिंग्स। सिंपली अगर ऐसे बनाएंगे तो ये राइट होगा, राइट वैसे दोनों ही है, लेकिन ज्यादा ठीक सिंपल ये होगा विल गो का। द नेक्स्ट इज आई विल बी फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर एंड देन आई विल वॉच ए मूवी, यानी कि मैं जो है ना अपना होमवर्क डिनर से पहले ही खत्म कर चुका हूँगा और उसके बाद जो मैं मूवी देखूंगा। यहाँ पर भी या तो इस बी को हटा दो या फिर बी के साथ यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज कर दो, मतलब बी के साथ। अगर बी हटा दोगे तो सिंपली बन जाएगा आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर, यानी कि मैं डिनर से पहले अपना जो होमवर्क है उसको खत्म करूंगा और फिर अपना मैच देखूंगा। यहाँ पर भी हम विल का यूज नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो हो जाती है और इनका ही हमें ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट है दे विल नॉट गोइंग टू प्ले द मैच टुमारो इफ इट विल रेन, यानी कि वो जो है ना अगर मैच खेलने नहीं जाएंगे अगर बारिश होगी तो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फिर कैसे खेल सकते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ पर ठीक है विल नॉट गोइंग हो गया, प्ले द मैच टुमारो हो गया। अब यहाँ पर फिर से देखो इफ के साथ यहाँ पर फ्यूचर का यूज होगा। अभी पीछे हमने पढ़ा था फ्यूचर टेंस में कि अगर इफ हो और व्हेन का यूज हो तो उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ऑलरेडी बताते हैं कि हाँ ये जो काम है ये फ्यूचर का है। तो यहाँ पर हम इस विल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर टोटली रॉन्ग होगा। तो हम सिंपल यहाँ पर इफ इट रेन्स लिखेंगे, यानी कि अगर बारिश होती है तो वो कल जो है ना मैच खेलने नहीं जाएंगे। लिखा भी है इन इफ क्लोजेस प्रेजेंट टेंस यूज, यानी कि प्रेजेंट टेंस का यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आई विल गो टू द ऑफिस टुमारो एंड विल कंप्लीट द पेंडिंग वर्क, यानी कि मैं जो है ना कल ऑफिस जाऊंगा और जितना भी जो काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर ठीक है ये टुमारो एंड विल कंप्लीट, यहाँ से विल को हटा दूंगा। ज्यादा जो गलती होती है वो सिर्फ इसी चीज की होती है, इसी थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल इसके हैं। द नेक्स्ट इज शी विल बी गो टू द मुंबई नेक्स्ट वीक फॉर हर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि वो जो है ना अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट मंथ जो है मुंबई जा रही है। इन द सेंस क्या हुआ, कंटिन्यूटी का काम आ गया कि वो जा रही है वहां पे, मतलब जा रही होगी। तो यहाँ पर हम विल भी आ गया, तो यहाँ पर गो का यूज नहीं करेंगे, विल बी गोइंग का यूज यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इज he will not come to party because he will be busy, यानी कि वो जो है ना पार्टी में नहीं आएगा क्योंकि वो कल बिजी होगा, तो बिजी होगा वो। तो यहाँ पर देखो he will not come, ये ठीक है यहाँ पर कम होगा। अगर यहाँ पर कम होता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पर खाली कम है तो ये ठीक है। टू पार्टी बिकॉज ही विल बी बिजी, वो बिजी होगा। अब यहाँ पर जो ये है ना ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे बिजी की वो जो ना बिजी होगा वहां पे, ऑलरेडी इन द सेंस इसमें है ये चीज, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। He will discuss about the issue tomorrow when the manager will arrive, यानी कि वो जो है ना इसके बारे में कल मतलब डिस्कस करेगा जब जो मैनेजर आएगा। अब यहाँ देखो वी विल डिस्कस या फिर अबाउट, अभी यहाँ पर डिस्कस भी आ गया और अबाउट भी आ गया, दोनों सेम ही बात है। या तो डिस्कस कर लो, डिस्कस का मतलब चर्चा करना होता है, अबाउट का मतलब यही होता है कि हम उसको बता रहे हैं किसी चीज को। तो यहाँ पे है ना इस अबाउट का यूज हम नहीं करेंगे, अबाउट को हटा देंगे। वी विल डिस्कस द इशू टुमारो व्हेन द मैनेजर विल अराइव, यानी कि जब मैनेजर आएगा। तो यहाँ से भी हम इसको विल को हटा दें, व्हेन द मैनेजर अराइव सिंपली हम बोलेंगे यहाँ पर व्हेन द
अब यहाँ पर मैनेजर जो सिंगुलर है तो यहाँ पर हम अराइव्स कर देंगे इसको। कल जब मैनेजर आता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज शी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास इफ शी विल नॉट रिकवर सून। यानी कि वो जो है ना क्लास अटेंड करने में मतलब कि सक्षम नहीं होगी अगर वो ठीक नहीं होती है। भी आ गया विल नॉट बी एबल, यहाँ पर हम बी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी को शो करता है और बी तो यहाँ पर नहीं होगा, सिंपली होगा शी विल नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। अब यहाँ देखो फिर से वही आ गया, अगर इफ या व्हेन का यूज हो तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं ना कि फ्यूचर का। तो यहाँ पे हम विल नॉट की जगह पे किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर डज नॉट का। फिर ये हमारा राइट हो जाएगा इफ शी डज नॉट रिकवर सून, यानी कि वो जल्दी ठीक नहीं होगी। तो ये हमारी टेंस की क्लास कंप्लीट होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले जितने भी क्लासेस होगी सभी और भी बेटर होंगी और सभी क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। सो लाइक एंड सब्सक्राइब।